दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहे। 2017 में दो भाई बनारी लाल शर्मा और मुकेश शर्मा अपने माता-पिता के साथ साधारण परिवार में रहते थे। बनारी की शादी सैंडिया से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, अमन, हैप्पी और अऊ। मुकेश की पत्नी कविता थी और उनके 2 बच्चे थे, निक्की और विवाई। खास बात यह थी कि सैंडिया और कविता सिर्फ देवरानी जेठानी ही नहीं, बल्कि सगी बहनें भी थीं। अब वे एक ही घर में बहुओं के रूप में रह रही थीं। बनारी एक क्रेन ऑपरेटर था और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाता था। उसकी पत्नी सैंडिया सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि ताइक्वांडो कोच और कोरियाई मार्शल आर्ट की विशेषज्ञ थी। दूसरी ओर मुकेश धार्मिक समारोहों में सक्रिय था और भक्ति कार्यक्रमों में हारमोनियम और ढोलक बजाता था। 2 अक्टूबर की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। कविता और वेणी छत पर आराम कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शांति बस तूफान से पहले का सन्नाटा था। 3 अक्टूबर 2017 की सुबह करीब 5:30 पर सैंडिया और कविता रोज की तरह घर के कामों के लिए जाग गईं। उन्हें जल्दी नाश्ता तैयार करना था ताकि बच्चे स्कूल और पुरुष काम पर जा सकें। उनींदी हालत में वे नीचे उतरीं, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचीं, एक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ सही नहीं लग रहा था। उन्होंने फर्श पर लाल धब्बे देखे। ये खून था। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। धुंधले पैरों के निशान एक कमरे की ओर जा रहे थे। कमरे में पहुंचते ही उनकी चीख निकल गई। कविता घबरा कर दौड़ी, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी जमीन खिसक गई हो। दोनों बहनें सदमे में फर्श पर गिर गईं, कांपते हुए रो रही थीं। वे कमरे की ओर इशारा कर रही थीं, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। चीखें सुनकर पड़ोसी घर में आया। पहले उसे लगा कि कोई बीमार होगा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। बनारी लाल, उसके 3 बेटे अमन, हैप्पी और ओऊ और भतीजा निक्की खून से लथपथ पड़े थे। किसी ने पुलिस को फोन किया। 45 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ जमा हो चुकी थी। अचानक किसी ने कहा, बनारी लाल और अमन अभी जिंदा हैं। पुलिस ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और दोनों को अस्पताल भेजा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कहा, अब और नहीं। 5 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। यह भयानक खबर पूरे जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। शीर्ष पुलिस अधिकारी और डॉग स्क्वाड अपराध स्थल पर पहुंचे। यह किसी बुरे सपने जैसा दृश्य था। शुद्ध क्रूरता की एक तस्वीर। सैंडिया ने अपने पति और बच्चों के खून से लथपथ शव देखे। यह सदमा वह सहन नहीं कर सकी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। फॉरेंसिक टीम ने घर की गहराई से तलाशी ली। सवाल यह था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, खासकर अपने मासूम बच्चों के प्रति। इस भयानक घटना से कुछ दिन पहले ही बनारी लाल का छोटा भाई मुकेश शर्मा शहर छोड़कर चला गया था। घटना के बाद परिवार ने कई बार उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस त्रासदी की कोई जानकारी ही नहीं थी। पुलिस ने इलाके के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं की सीसीटीवी फुटेज जांची, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कैमरों को इस तरह से लगाया गया था कि कोई आसानी से दूसरा रास्ता ले सकता था और टेप में कैद होने से बच सकता था। ये समझते हुए पुलिस ने कड़ा कदम उठाया। उन्होंने गांव के हर प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षा लगा दी। अब बिना पहचान बताए और साबित किए कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था। इसके बाद पुलिस ने परिवार के किसी भी दुश्मन की खोज शुरू की। अगर हत्यारे ने सिर्फ बनारी को निशाना बनाया होता तो यह व्यक्तिगत दुश्मनी लगती, लेकिन यहां पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। यह मामला कहीं ज्यादा भयानक था। 1999 में बनारी लाल की शादी के कुछ साल बाद उसके छोटे भाई मुकेश की भी शादी हो गई। मुकेश और कविता के 2 बेटे निक्की और विवाही थे, जो मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए थे। पहले पूरा परिवार गांव में साथ रहता था, लेकिन करीब 14 से 15 साल पहले बनारी को शिवाजी पार्क में क्रेन ऑपरेटर की नौकरी मिली। काम के करीब रहने के लिए वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां चला गया। कुछ साल बाद मुकेश ने भी अपने परिवार के साथ उसी घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। हालांकि वे गांव से चले गए थे, लेकिन उनका पुराना घर और खेती की जमीन अभी भी उनके पास थी। बनारी के चाचा का परिवार वहां रहता था और संपत्ति की देखभाल करता था।
समय के साथ परिवार ने अपनी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे पर चर्चा शुरू की। यह एक साधारण मामला लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह एक बड़े विवाद में बदल गया। गांव और बनारी के चाचा के परिवार से पूछताछ की गई, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच के बाद भी पुलिस को उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। इस जांच से भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने 3 अक्टूबर को पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिवार को सौंप दिया और असली अपराधियों की तलाश जारी रखी। मानसिक रूप से विकलांग पुत्र विनय को अपने परिवार के अंतिम संस्कार की चिता को अग्नि देने की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। अपनी हालत के बावजूद भारी मन से उसने यह दर्दनाक कर्तव्य पूरा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खौफनाक सच्चाई उजागर की। पीड़ितों के शरीर पर गहरे घाव थे, जो यह साबित करते थे कि हत्या बेहद क्रूरता से की गई थी। हमले में 2 धारी चाकू का इस्तेमाल इतनी ताकत से किया गया था कि हड्डियां तक टूट गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब हमला हुआ, तब सभी गहरी नींद में थे। उनके शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, जिसका मतलब था कि उन्हें वापस लड़ने का मौका ही नहीं मिला। केवल एक पीड़ित के हाथों पर गहरे घाव थे, जिससे संकेत मिला कि उसने आखिरी समय में बचने की कोशिश की थी। पुलिस को शक हुआ कि शायद खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिससे सभी बेहोश हो गए थे। सच्चाई जानने के लिए बचा हुआ खाना फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसी बीच एक नया सुराग सामने आया। मैंडी मोड़ के पास एक लावारिस स्कूटर मिला। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह स्कूटर परिवार का ही था और उस पर खून के धब्बे थे। बनारी लाल ने अपने बेटे अमन को अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए यह स्कूटर उपहार में दिया था, लेकिन हत्याओं के बाद यह अचानक गायब हो गया था और अब यह मीलों दूर खून से लथपथ मिला। सौभाग्य से पास में एक सीसीटीवी कैमरा था। जब पुलिस ने फुटेज चेक किया, तो मामला एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गया। ठीक 1:48 पर 2 अज्ञात व्यक्ति स्कूटर पर घटनास्थल पर आते दिखे। उन्होंने स्कूटर को एक दीवार के पीछे पार्क किया और फिर अंधेरे में गायब हो गए। इलाके में रोशनी कम थी, जिससे उनके चेहरे साफ नहीं दिखे। अब पुलिस के पास अपराधियों तक पहुंचने का एक अहम सुराग था। जांच में बड़ा मोड़ तब आया जब फोरेंसिक विशेषज्ञों ने लावारिस स्कूटर की जांच की। उन्होंने उस पर 3 अलग-अलग उंगलियों के निशान पाए, जो अपराध स्थल पर मिले निशानों से मेल खाते थे। लेकिन एक और निशान था, चौथा फिंगरप्रिंट, जो किसी से मेल नहीं खाता था। इस खोज ने नए सवाल खड़े कर दिए। अब लगने लगा कि इस खौफनाक हत्याकांड में 4 लोग शामिल थे, लेकिन चौथा व्यक्ति कौन था? क्या वह परिवार का कोई सदस्य था? शक जल्दी ही बनारीलाल के छोटे भाई मुकेश की ओर मुड़ गया, जो हत्याओं के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की। एक टीम उसे ट्रैक करने में लग गई, जबकि दूसरी टीम ने परिवार के सदस्यों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जांच के एक लंबे और थकाने वाले हफ्ते के बाद पुलिस ने सभी संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच की। इसी दौरान उन्हें संजा के फोन में एक अजीब नंबर मिला। उसने 2 महीने पहले इस नंबर पर बात की थी, लेकिन फिर अचानक संपर्क बंद हो गया था। इस नंबर की गहराई से जांच की गई, तो पता चला कि यह हनुमान प्रसाद जाट का था। यह खुलासा चौंकाने वाला था। बिना वक्त गंवाए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और हनुमान प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने सैंडिया को भी हिरासत में ले लिया। जब दोनों को आमने सामने लाया गया, तो सैंडिया अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। वह टूट गई और आखिरकार उसने सच उगल दिया। कैसे और क्यों 5 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। लेकिन जो सच सामने आया, वह दिल दहला देने वाला था। यह जानकर किसी का भी कलेजा कांप उठता कि एक मां ने कैसे अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। सैंडिया बड़े सपने देखने वाली महिला थी। वह आराम और ऐशो आराम से भरी जिंदगी चाहती थी, लेकिन उसकी शादी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। जब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं, तो उसने ताइक्वांडो सीखने और कोच बनने का फैसला किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात जैक से हुई। तब तक सैंडिया शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। जैक उससे 10 साल छोटा था और अविवाहित था। वह उदयपुर के लक्ष्मीनगर ताल के बारोड़ गांव में रहता था। वे चोरी छिपे मिलने लगे। सैंडिया ने अपनी ताइक्वांडो ट्रेनिंग को बहाना बनाकर जैक से मुलाकातें जारी रखीं। शुरुआत में ये मुलाकातें सामान्य थीं, लेकिन धीरे धीरे वे ज्यादा समय साथ बिताने लगे। वे मैट के घर में पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते। उनका रिश्ता गहरा होता गया और जल्द ही उन्होंने हर सीमा पार कर दी।
लेकिन क्या ऐसा रिश्ता हमेशा छिपा रह सकता था? सैंडिया का बड़ा बेटा अमन अब समझदार हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां कुछ छिपा रही है। उसकी मां के लंबे फोन कॉल्स उसे संदेहास्पद लगे। उसने अपनी मां के फोन में चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अगले दिन जब उसे मौका मिला, तो उसने रिकॉर्डिंग सुनी। जो उसने सुना, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसकी मां का विश्वासघात अब खुलकर सामने आ चुका था। अमन ने बिना देर किए अपने पिता बनारी लाल को सब कुछ बता दिया। बनारी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत सैंडिया से इस बारे में बात की। उसने सख्ती से चेतावनी दी कि वह जैक से मिलना बंद करे और घर से बाहर न जाए। लेकिन सैंडिया अब अपने पति और बेटे की परवाह नहीं कर रही थी। उसने ठान लिया था कि उसे हर हाल में जैक से शादी करनी है। उसने 3 महीने पहले ही जैक को अपने इस फैसले के बारे में बता दिया था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बाधा उसका पति और बेटा थे। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने जैक से कहा कि उन्हें बनारी और अमन को खत्म करना होगा। शुरुआत में जैक ने इनकार कर दिया, लेकिन सैंडिया ने उसे लगातार उकसाया। आखिरकार वह उसकी इस खतरनाक और जानलेवा योजना में फंस गया। अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए जैक ने 2 नकली सिम कार्ड खरीदे, एक अपने लिए और एक सैंडिया के लिए, ताकि वे बिना पकड़े गुप्त रूप से संपर्क कर सकें। लेकिन वे जानते थे कि वे अकेले इस अपराध को अंजाम नहीं दे सकते। जैक ने दीपक नाम के एक शख्स से संपर्क किया, जो पैसों के लिए हत्या करने को तैयार था। दीपक ने अपने चचेरे भाई कपिल को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। उन्होंने सौदा तय किया, हत्याओं के बदले 50,000 रुपए। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब सैंडिया ने अपने परिवार से छुटकारा पाने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने 2 अक्टूबर को हत्या की तारीख तय की। जैक ने ऑनलाइन एक तेज धार वाला कसाई चाकू मंगवाया, जिसे पेशेवर मांस काटने वाले इस्तेमाल करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमले के दौरान कोई जाग न जाए, सैंडिया ने नींद की गोलियों को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया और उसे खाने में मिला दिया। बिना कुछ जाने पूरे परिवार ने उस रात रोटी और चटनी खाई। लेकिन अमन बीमार महसूस कर रहा था, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। धीरे धीरे नींद की गोली असर करने लगी और रात 10:30 तक घर के सभी लोग गहरी नींद में थे, सिवाय अमन के। सैंडिया ने तुरंत जैक को फोन किया। कुछ ही देर में जैक अपने 2 साथी दीपक और कपिल के साथ पहुंच गया। सैंडिया दरवाजे के पीछे खड़ी थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि वे ही हैं। ठीक 1 बजे उसने दरवाजा खोला और तीनों हत्यारों को अंदर आने दिया। वे बिल्कुल चुपचाप छाया की तरह घर में घुसे। वे उस कमरे में गए जहां बनारी लाल, अमन और 3 छोटे बच्चे हैप्पी, ओ और निक्की सो रहे थे। सैंडिया बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। नींद की गोलियों ने अपना काम किया था, कोई भी नहीं जागा। पहले उन्होंने बनारी लाल पर हमला किया। उसके हाथ पैर कसकर दबा दिए गए और जैक ने चाकू से उसका गला काट दिया। इसके बाद उन्होंने तीनों बच्चों के साथ भी यही किया। लेकिन जैसे ही वे अमन की ओर बढ़े, वह अचानक जाग गया। उसकी आंखों में खौफ भर गया जब उसने अपने परिवार को खून से लथपथ देखा। अमन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन हत्यारों ने उसे पकड़ लिया। वह पूरी ताकत से लड़ने लगा, लेकिन जैक और उसके साथी ज्यादा ताकतवर थे। कुछ ही देर में उसकी भी हत्या कर दी गई। बच्चों को मारने का फैसला सैंडिया का था। उसे लगता था कि जैक से शादी करने के बाद वह बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगी। उसे यह भी डर था कि अगर बच्चे जिंदा रहे तो समाज उसकी दूसरी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हत्याओं के बाद सैंडिया ने जैक को अपनी स्कूटर की चाबी दी। तीनों हत्यारे अंधेरे में गायब हो गए। सैंडिया ने खुद को साफ किया और सोने चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वह सदमे और मासूमियत का नाटक करने का इंतजार कर रही थी। उधर जैक और उसके साथी मैंडी मोड़ पहुंचे और रास्ते में स्कूटर छोड़ दिया। हत्या के हथियार को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया और इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया। क्योंकि दीपक और कपिल नाबालिग थे, उनका मामला किशोर न्यायालय में चला। लेकिन सैंडिया और जैक पर मुकदमा 6 साल तक चला। इस खौफनाक कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या लालच और खुदगर्जी वाकई इंसान को इतना निर्दयी बना सकते हैं? क्या समाज में रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानून काफी हैं या समाज को भी बदलने की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।